नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मोदी 3.0 में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मोदी सरकार तीसरी बार होगी, तीसरी बार मोदी सरकार। यह नारा भी जमकर चला और अब यह नारा जमीन पर उतर भी चुका है और मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद शपथ होगी, लेकिन इस बार के नतीजों में बीजेपी का अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की चुनौतियां बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। मोदी लगातार कहते रहे कि वो 2047 के विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में इस विजन को पूरा करने के लिए अब मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन दल होंगे। गठबंधन दल को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। इस पर हम इस चर्चा करेंगे आधे घंटे में, और उसके बाद कि किस तरह से लगातार यह कहा जा रहा था कि गठबंधन की चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे। गठबंधन दलों की तरफ से इस बार काफी प्रेशर रहेगा। ऐसे में मंत्रिमंडल की तस्वीर अब धीरे धीरे सामने आ रही है, तो क्या उस तरह का दबाव काम कर रहा है? और जब मंत्रिमंडल के चेहरों पर मुहर लगाई गई तो इस मुहर लगाने में किसकी कितनी चली, किस पार्टी को कितनी तवज्जो दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं मोदी 3.0 की चुनौतियों की। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब थोड़ा सा मजबूत हो गया हूं मैं, शायद जीत कर भी हार गया हूं मैं। ये पंक्तियां नरेंद्र मोदी के भी मन में आ रही होंगी, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ जब जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने में थोड़ी कंजूसी कर दी हो। बीजेपी 2014 और 2019 की तरह इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जिसने मोदी 3.0 की चुनौतियां उनके शपथ लेने से पहले ही बढ़ा दी हैं। चुनौतियां उससे भी बड़ी, जिसका सामना 1999 से लेकर 2004 तक के अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ा था, यानी गठबंधन को संभालना। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ये तीसरी पारी गठबंधन धर्म के निर्वाह की अग्नि परीक्षा बन सकती है। जिस तरह शिवसेना और अकाली दल जैसे पूर्व एनडीए घटक दल मोदी के ही प्रधानमंत्री रहते अलग हुए, अगर दोबारा से साथ आए, जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दल अलग हुए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये चिंता लाजमी भी है और यही वजह रही कि शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने 1.25 घंटे के संबोधन में अगर सबसे ज्यादा किसी शब्द का इस्तेमाल किया तो वो गठबंधन रहा। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। मोदी 3.0 की दूसरी बड़ी चुनौती यह भी होगी कि अब उसे बीजेपी के एजेंडे के बड़े फैसलों पर अपने सहयोगियों की रजामंदी हर हाल में हासिल करनी होगी, और ये आसान नहीं होगा। जैसे सीएए, समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कई मुद्दों पर सहयोगी दल से जुड़े कई नेता अभी भी एक मत नहीं है। इन संभावित चुनौतियों के बावजूद इस तथ्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता और स्वीकार्यता के मामले में भी देश के बाकी तमाम नेताओं से काफी आगे हैं, और उनका जादू भले ही थोड़ा कम हुआ हो लेकिन चूका नहीं है। और यही आत्मविश्वास मोदी 3.0 को चुनौतियों से निपटने का हौसला भी बन सकता है।
देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होने जा रहा है और शपथ लेते ही एक रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी के नाम पर हो जाएगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था और 6 दशक में यह पहली बार होगा कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है और कोई मुखिया जो है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लेकर। तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। ये इस वक्त राष्ट्रपति भवन के हॉल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रांगण जहां पर यह शपथ ग्रहण होना है और उस शपथ ग्रहण में 8000 से ज्यादा डिग्निटरीज को इस बार न्योता दिया गया है, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। और ये तस्वीरें आपको वहीं की हम दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और धीरे धीरे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और 7 से 7:30 बजे के बीच में यहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद मोदी अपने मंत्रिमंडल के चेहरों के साथ में शपथ लेते नजर आएंगे। बहरहाल लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं चुनौतियों की, तीसरी बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ में जिस तरह से इस चुनाव का शंखनाद हुआ, उसके बाद अंजाम तक आते आते तीसरी बार सरकार तो मोदी की ही बन रही है, लेकिन इस बार भाजपा सरकार की बजाय एनडीए सरकार इसे बताया जा रहा है, चूंकि बहुमत के उस जादुई आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। बहरहाल इन सब के बीच चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई की। स्टूडियो में मेरे साथ में है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ में नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। नीलाभ जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ में नवोदित मेहरा जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिल्ली से सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवोदित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चूंकि डिबेट पॉलिटिकल है लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहले नवोदित जी मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। तस्वीरें लगातार हम इस बीच दिखा रहे हैं कि वहां पर जहां शपथ होनी है वहां पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं, मेहमानों को भी वहां पर इन्विटेशन दिया गया है और कुछ लोग बाकायदा पोस्टर्स लेकर भी वहां पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे नवोदित जी, इस बार जो तीसरा कार्यकाल है इसकी चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि पहले ही लगातार नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि मिशन 2047 के तहत लगातार वो काम कर रहे हैं। अब उस मिशन में किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, जहां तक मेरा अनुमान और विश्लेषण बोलता है कि यस, चुनौतियां तो निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि मोदी जी एक बहुमत, एक ऐसे सशक्त लीडर है जो चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ एक डिफरेंट करना चाहते हैं, एक अपने टारगेट्स को पहुंचाना चाहते हैं, अपने जो उनका मैनिफेस्टो था उसको परिष्कृत करना चाहते हैं। परंतु वो पुरस्कृत करने में जब आप गठबंधन की सरकार को लेकर साथ में चलते हैं तो एक साझा न्याय लेके आप चलते हैं, साधा प्रक्रिया लेके चलना पड़ेगा, जिसमें आप जो चाहते हैं अब शायद वो नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी अपना रास्ता इस गठबंधन के बीच में निकाल लेंगे और उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक जनता उनको देखना चाहती है और चाहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने न्याय पत्र में जो उन्होंने बातें कही थी वो उनको सार्थक कर सके। तो कुल मिलाकर ये चुनौतीपूर्ण तो रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से दक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उनके काम करने के तरीके को हमने पिछले 10 सालों के दौरान देखा है, तो सभी ये मानकर चल रहे हैं कि चुनौतियां जो है वो छोटी पड़ती जाएंगी। लक्ष्मी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि चलिए सरकार तो बन गई, लेकिन वो जो जादुई आंकड़ा था उससे पार्टी तो दूर रही, लेकिन गठबंधन ने उस आंकड़े को छू लिया, इसलिए वजह से अब आज सरकार बन रही है, शपथ हो रही है। चुनौतियों पर हम बात कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस गठबंधन सरकार को? देखिए हितेश जी, मैं नहीं मानती, ठीक है थोड़ी बहुत तो चुनौतियां हमेशा होती है, लेकिन गठबंधन सरकार से चुनौतियां आएगी, क्योंकि एनडीए की सरकार हम आज नहीं बना रहे हैं। हम पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 1998 में
हम चुनाव लड़े साथ में एनडीए में, उसके बाद 1999 में लड़े और लगातार वो जो गठबंधन रहा वो चलता रहा। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ लोग आए हैं कुछ लोग गए हैं, लेकिन एनडीए जो है वो कंटिन्यू चलता रहा है। और 2014 में भी जब हम सरकार में आए तो उन घटक दलों को लेके हमने मंत्रिमंडल का गठन किया और 2019 में भी तो हम अलग, अभी भी चुनाव के पूर्व हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं। इसलिए मैं ये मानती हूं कि सबको लेके चलना मोदी जी की कला है और जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के विकास के लिए और इस देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए जो काम किया है वो काम आम जनता, ठीक है हम कुछ पीछे रह गए, अगर पर्सनल हम अपनी पार्टी की बात करें तो, भाजपा की बात करें तो, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ चले हैं, उस गठबंधन को इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। नीलाभ जी, आपका क्या प्रतिक्रिया? हालांकि लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जितनी भी चुनौतियां सामने हैं उन सब चुनौतियों को दूर करेंगे और गठबंधन की सरकार तो इससे पहले भी हमने चलाई हैं, तो लिहाजा कोई किसी तरह की कोई चुनौती नहीं रहने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से सरकारें चलेंगी और जो विजन 2047 का लेकर सरकार चल रही है उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बताइए नीलाभ जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, 2014 जो सरकार चल रही थी वो थी मोदी सरकार, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 लोगों की कंपनी जो अपने उद्योगपति मित्रों की इशारों पर चल रही थी। वहां किसी गठबंधन, किसी भी व्यक्ति का कहीं भी स्थान नहीं था। मोदी की गारंटी, कहीं भाजपा की गारंटी का नारा नहीं था। गारंटी कहाँ की थी? मोदी की गारंटी। भले पुरानी गारंटियां फुलफिल नहीं हुई हो 2014 की, लेकिन फिर मोदी गारंटी झंडा लेके आप चुनाव लड़े। कहाँ भाजपा की बात हुई, कहाँ एनडीए की बात हुई? नहीं हुई। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के आप सरकार चला रहे थे। अब चूंकि एक चुनौती आपके सामने आई, अब की बार 400 पार का जो आपने नारा दिया था वो तो ना सिर्फ एक ही इतिहास में राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ था, उसके बाद आप उसको इस जादू आंकड़ों को पार नहीं कर पाए। अब आपको सहयोगी दलों का साथ देना पड़ेगा। अब ये बता, मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी नीतीश कुमार जी की गारंटी लेंगे क्या? एक बड़ा सवाल है कि कब तक साथ देंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि मोदी के, नीतीश कुमार के दरवाजे एनडीए के लिए हमेशा, एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, वो किसी बुलावे में न रहे। ये अमित कुमार जी का सार्वजनिक मंच पे से भाषण था। एक भाषण ये भी था कि चंद्रबाबू नायडू अवसरवादी हैं। तो अब जो अवसरवादी हैं, जिनके जरिए आपने दरवाजे बंद कर दिए थे, उन्हें आपने फिर अवसर को मानते हो फिर आप अपना गठबंधन में शामिल कर लिया। देखिए, कहीं ना कहीं पद की लालच में, मंत्रालय के लालच में, अन्य कोई लालच से आपने इनको जोड़ा है। अब देखिए, सरकार कहां तक, चुनौतियां छोटी नहीं है, चुनौतियां बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने की। अब आपको चलाना पड़ेगी एनडीए, तो आप कैसे चलाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जी लक्ष्मी जी, प्रतिक्रिया आपकी इस पर। वो कह रहे हैं कि चुनौतियां रहने वाली हैं अब की बार। देश का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी कर रहे थे और इसलिए निश्चित रूप से उनके नाम से कोई चीज है वो होना स्वाभाविक है। आप बात कर रहे हैं, इतने समय तक गांधी परिवार ने जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से, फिर उसके बाद उनके इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से और सोनिया जी के नाम से, राहुल गांधी के नाम से, प्रियंका के नाम से, एक परिवार का एक लंबा इतिहास लेके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उसका जवाब चाहिए मुझे। क्या है ये? नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री होने के नाते उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना एक स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए, कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाते हुए आम जनता के लिए जो एक राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसको लेके हमने इतने काम किए। जैसे आप, मैं बता दूं कि ये कांग्रेस के लोग बात करते हैं, अगर ये इनके 60 साल के लगातार कार्यकाल के बाद में अगर ये शौचालय नहीं दे पाए महिलाओं के लिए, आम जन को पानी नहीं दे पाए, आम जन को बिजली नहीं दे पाए, आम जन को आवास नहीं दे पाए, तो ये किस मुंह से बात करते हैं? मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से गांव, गरीब और आम जनता के लिए जो काम हुए हैं वो काम बिल्कुल आम जनता के सामने है। ठीक है, हम कहीं कहीं अपने हम एनडीए को लेके चले थे और एनडीए को पूरा मैंडेट मिला है, हमने चुनाव के पूर्व ही, ऐसा नहीं है, हमारा जो लगातार एनडीए गठबंधन है वो चलता रहा और चुनाव के पूर्व भी एनडीए के साथ ही हमने चुनाव लड़ा है। तो निश्चित रूप से उनके जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री होने के नाते और भाजपा एक बड़ी पार्टी होने के नाते लीड करके चल रही है, तो सामंजस्य बना के जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं, उनके ऊपर
अक्षरता पालन करते हुए चलेगी। मैं याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो पोखरण हुआ, और उस पोखरण के बाद में देखिए पूरे आर्थिक प्रतिबंध लग गया। उसके बाद भी जिस बेखूबी से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतिहास में पहली बार 5 साल पूरा करते हुए एनडीए की सरकार को चलाया था। ठीक है, मैं नीलाभ जी इसके लिए आऊंगा आपके पास प्रतिक्रिया को लेकर, चूंकि बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्मी जी ने यहां पर अपनी बात दमदारी से बात रखी है। नवोदित जी इन सब के बीच लेकिन हम चूंकि बात 2047 के विजन को लेकर कर रहे हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको यह माना जा रहा है कि अपने इस तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा करने के संदर्भ में आगे बढ़ती नजर आएगी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है उसको लेकर बात हो रही है, और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बात होती रही है, और महिला आरक्षण का मामला जो पास हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट बंद करने की भी अब चुनौतियां होंगी। लेकिन सहयोगी दल में कई ऐसे दल हैं जो इन विषयों को लेकर थोड़ा सा उनके विचार अलग देखने को मिलते हैं, मतभेद देखने को मिलते हैं। इन चीजों को किस तरह से देखते हैं नवोदित जी? देखिए, जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चला करती है। हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टो में कुछ एक बातें ऐसी हो जो घटक दल उनको पसंद नहीं करते हैं, तो आपको उनको साइड में रखना होगा और अपना एक रास्ता चुनना होगा, एक रास्ता स्टीयर करना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी का अपना एक नारा था, और वो नारा ये था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अब घड़ी आ गई है जब सबका विश्वास एक कसौटी पे तय किया जाएगा, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सबका विश्वास लेके पूरा 5 साल तय करेंगे। जी, तो कुल मिलाकर सबका विश्वास और सबके भरोसे के साथ में लगातार सरकार आगे चलेगी, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक भी और भारतीय जनता पार्टी भी। नीलाभ जी अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपने ये भी बात यहाँ पर कही कि दिक्कतें कई सारी होंगी, लेकिन जो अभी जिस तरह का मंत्रिमंडल का चेहरा निकल के सामने आ रहा है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की ही ज्यादा चली है और बहुत ज्यादा दबाव में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बताइए नीलाभ जी। देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं साथ है और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। हम तो चाहते हैं सरकार चाहे ताकि देश का विकास हो, लेकिन अब जो बात है, जो पहले जो तुगलकी निर्णय लिए जाते थे, तुगलकी नोटबंदी, तुगलकी देश को बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन, इस तरह के निर्णय मोदी नहीं ले पाए, क्योंकि इन सबको साथ के चलना पड़ा। मेरी भाजपा की बहन अभी कही थी विकास की बात, मोदी की गारंटी की बात पर बात 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की, उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 साल लाने की मोदी जी ने गारंटी दी, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात मोदी जी ने कही थी, उसका क्या हुआ? आप किसानों पर लाठी चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके रास्ते में कीले बिछा रहे हैं, उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा की बात मोदी जी ने कही थी, देश से 13 लाख महिलाएं लापता, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसका क्या हुआ? आपके सांसद महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं, उन्हें आप बगल में बिठाते हैं, उसके पुत्र को आप टिकट देते हैं, उसका क्या हुआ? चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात आपने की थी, चीन सीमाओं पे कब्जा कर रहा, उसका क्या हुआ? तो गारंटी उसकी मानी जाती है, इसकी पुरानी गारंटी आप फुलफिल हो, इसलिए तो आपका यह हुआ है। आपने एक व्यक्ति को युग पुरुष बनाने की बातें करी, जो स्वयं को अवतार घोषित कर रहे हैं। कोई आपका प्रवक्ता कह रहा है कि वो तो भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं, एक कह रहे हैं कि राम का उनका अंश है, एक कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं अवतारी हूं। तो आपने एक व्यक्ति को युग पुरुष बनाने की बात करी। देखिए, अब क्या आप इसको युग पुरुष बना पाएंगे? क्यों आपको सबको लेकर चलना, जो आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे थे। एक कथा बताता, बहुत अच्छी कथा है, छोटी सी कथा है। एक व्यक्ति था, उसने साधु का स्वांग रचा और जाकर कुटिया में बैठ गया। लोगों ने पूछा कि भैया आप, उसने लिखा जगत गुरु। तो लोग सब उसके पास गए, बोले जगत गुरु एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, वेद उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, तमाम जगत के जो हिंदू समुदाय के साधु संत हैं वो आप चलिए। लेकिन नीलाभ जी, इन सबसे चीजें तो अब आगे निकल चुकी हैं। बात तो सुनिए, हाँ, जगत गुरु बनते हैं, तो आप जगत गुरु कैसे बन गए? तो उसने पास में लड़का बैठा, उसको बोला इधर आओ बेटा, आपका नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम जगत है। बोले आपका गुरु कौन है? बोले महाराज आप। बोले ये हो गया जगत, मैं हो गया इसका गुरु, हो गया मैं जगत गुरु। लेकिन नीलाभ जी, चलिए इन सबसे तो चीजें अब आगे निकल चुकी हैं। ये आरोप प्रत्यारोप और चुनाव प्रचार के दौर से निकल के अब चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है, और अब हम उन चुनौतियों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करें। बात नहीं पा रहा, जो खुद की ब्रांडिंग होती थी, खुद को अवतार घोषित किया जाता, वो अब नहीं हो पाएगा। मैं बात का मर्म को समझिए। अब आपको सबको साथ के चलना पड़ेगा। अब मोदी सरकार नहीं रहेगी, अब एनडीए सरकार की बात होगी। इन्हीं चुनौतियों पर हम बात कर रहे हैं कि अब सबको साथ लेकर चलना होगा, सबको साध कर चलना होगा,
और सारी चीजों को लेकर बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे से भटका नहीं था। जो आपने अपने आप का अवतार घोषित कर रखा था। आ रहे नीलाभ जी, आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है नीलाभ जी। पूरे 1 घंटे चर्चा करेंगे हम इसी विषय को लेकर, गठबंधन धर्म को लेकर भी, उनकी चुनौतियों को लेकर भी, और क्या इन सभी नेताओं को अपने मंत्रिमंडल के चेहरों में साधने में कामयाब हो पाए। इन्हीं सारे विषयों को लेकर तमाम मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि अब जो चेहरा सरकार का सामने आने वाला है, चेहरे का मतलब ये कि सरकार जब शपथ लेगी उसके बाद में मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा और किस तरह से पोर्टफोलियोज का वितरण होगा, कैसे कुछ होगा। इन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐतिहासिक इसे बनाने की तैयारियां हो रही हैं और वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। एक एक करके जो कुर्सियां शुरुआत में खाली दिख रही थी वो अब भरने जा रही हैं और सभी आज यहां पर गवाह बनना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड को बनते हुए देखना चाहते हैं, चूंकि पिछले 6 दशक के दौरान ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेगा और नरेंद्र मोदी ये इतिहास रचने जा रहे हैं। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन इस बार की सरकार के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों ने थोड़ी सी टेंशन सभी तरफ, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लोगों के भीतर उनके मन में रही होगी, क्योंकि वो जादुई आंकड़ा अकेले अपने दम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी छू नहीं पाई और ऐसे में गठबंधन दल को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। अपने विजन 2047 को लेकर जिस तरह की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, क्या इस तीसरे कार्यकाल में उस विजन को पूरा कर पाने में कई तरह की चुनौतियां सामने आएंगी, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले नीलाभ जी ने यहां पर बात रखी कि दिक्कतें कई सारी होने वाली हैं, चूंकि गठबंधन दल के साथ कई सारे ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जिनका इतिहास रहा है दल बदलने को लेकर और कई बार चीजों को लेकर। तो ऐसे में सबको लेकर चलना, सबको साधना, ये चुनौती रहेगी। लक्ष्मी जी, आप काउंटर करना चाहें जो ब्रेक में जाने से पहले नीलाभ जी बोलना चाह रहे थे उसको लेकर। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए सरकार कोई नया नहीं है और हमने लगातार उनके साथ में साझा करते हुए आज लंबा जो एक समय है उसको बिताया है राजनीतिक गलियारों में। तो अभी भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता हमें खुद करना है कि हम आगे जनता के लिए काम करना चाहते हैं, इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो घटक दल है उन्होंने जो विश्वास किया है, पहले भी किया था और आज भी किए हैं, और एनडीए की जो सरकार है उन्होंने हमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस प्रकार से सहर्ष अपने नेता चुने और आज उनका शपथ है, तो मैं आपके इस मंच से मोदी जी को बधाई देती हूं और जितने भी उनके मंत्रिमंडल में आज शपथ लेंगे उन सबको बधाई देते हुए मैं पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाती हूं कि मोदी जी के में जो नेतृत्व क्षमता है, जो उनमें निर्णय क्षमता है, उनका परिचय देते हुए सारे घटक दल को साथ में लेके वो उत्तरोत्तर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। नवोदित जी, चूंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि ये सब कुछ अब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा और मोदी जी में इतनी क्षमता है, हमने उनके 10 साल के कार्यकाल को देखा है, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि कहीं ना कहीं जो अकेले अपने दम पर सब अगर सरकार में स्थिति रहती है, बहुमत की स्थिति रहती है, तो बड़े फैसले को लेने में आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ता। अब ऐसे में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण दलों को लेकर आपको हर फैसलों को लेकर इधर उधर देखना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको साधना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन बड़े जो फैसले हैं जिसको लेकर लगातार सरकार उस मिशन के रूप में आगे चलना चाहती है, चाहे वो समान नागरिक संहिता की बात हो या जिसमें हमने कहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या विदेशी संबंधों को लेकर बात हो, तमाम अलग अलग विषयों को लेकर, तो इसको किस तरह से आप इसका आकलन करते हैं? देखिए, मेरे विश्लेषण से तो ये समझ में आता है कि जो बड़े फैसले हैं उनमें पहले तो एक संयुक्त विचारधारा बनाने की कोशिश मोदी जी करेंगे। मोदी जी अपने आप में बहुत मजे हुए राजनीतिक हैं, एक उनका बहुत लंबा सफर रहा है और अगर आप देखें तो ये 7वीं बार अब वो शपथ ले रहे हैं। पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, तो एक 7वीं बार लगातार एक चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री रहे, तो बहुत मजे हुए राजनीतिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो विषय जो यूसीसी की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, महिला आरक्षण की बात है, मुझे लगता है कि पहले तो कोशिश जरूर की जाएगी कि ये सारे बिल सफलतापूर्वक पास हो सके।
और अगर नहीं हो पाते हैं तो गठबंधन की विचारधारा को देखते हुए उनको कुछ कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी उस समय से, जैसे में अटल जी थे तो उस समय जया भी थी, ममता भी थी, समता भी थी, उस समय भी 5 साल पूरे किए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निश्चित रूप से 5 साल पूरे करेगी। बिल्कुल, ये चुनौतियां तो जाहिर तौर पर रहेंगी, लेकिन इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिस तरह से 6 साल सरकार चलाई थी, चूंकि एक 13 महीने की सरकार थी और उसके बाद उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई थी, और इसी तरह से, और तब तो गठबंधन दलों की संख्या और ज्यादा थी, संख्याओं के हिसाब से भी। तो ऐसे में चुनौतियां जाहिर तौर पर रहेंगी, लेकिन ये तय है कि इस तरह की तमाम चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हालांकि उसमें फैसले लेने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, नवोदित जी ये भी कह रहे हैं। इस पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन्हीं मेहमानों के साथ में हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर। मध्य प्रदेश को क्या मिला, छत्तीसगढ़ को क्या मिला, और देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के हिस्से में कौन कौन से और कितनी संख्या में मंत्री आए।